अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बोन के टॉपिक को बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। स्पेशली जो बोन की कंपोजिशन है उसे बहुत गौर से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बोन की कंपोजिशन की समझ नहीं आती। सो इस लेक्चर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो बोन क्या है? बोन एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? याद रखिए, कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जिसमें सेल्स की क्वांटिटी कम होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल की क्वांटिटी या मिकदार ज़्यादा होती है। दोबारा से समझा रहा हूँ, गौर से सुनिए। कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जिसमें सेल्स की क्वांटिटी कम होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ब्लड एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें ब्लड सेल्स की मिकदार कम होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की मिकदार ज़्यादा होती है, राइट। सेकंड एग्जांपल हम बोन के जरिए समझ लेते हैं। बोन के अंदर बोन सेल्स यानी बोन को बनाने वाले जो सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी कम होती है और बोन मैट्रिक्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सो बोन की क्वांटिटी कितनी कम होती है? बोन के अंदर जो बोन सेल्स की क्वांटिटी है वो जस्ट 2% होती है, जबकि बोन मैट्रिक्स की क्वांटिटी 98% होती है। और कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? बाइंडिंग का फंक्शन होता है, सपोर्ट का फंक्शन होता है, कनेक्शन का फंक्शन होता है। ये सारे फंक्शन कनेक्टिव टिश्यू के आ जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू पर एक सेवरल लेक्चर भी बनाएंगे। सो बोन एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और क्लैरिफाई कर दूँ कि यहाँ पर ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है इसे भी बोन बोलते हैं, हड्डी जो होती है। सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये बोन जो है ये ऑर्गन है, राइट। ये एक ऑर्गन है, ये टिश्यू नहीं है। ऑर्गन कैसे है कि इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम दाखिल होते हुए नजर आएंगे। जैसे कि इसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स इंटर होती हुई नजर आएंगी, लिम्फ वेसल्स इंटर होती हुई नजर आएंगी और नर्व वेसल्स भी इंटर होती हैं। सो ये एक किस्म का ऑर्गन आ जाता है। और ये जो बोन ऑर्गन है ये किस से मिलकर बना होता है? ये टिश्यू से मिलकर बना होता है और उस टिश्यू को बोन टिश्यू कहा जाता है। और अभी हमारा जो फोकस है वो बोन टिश्यू के ऊपर है, फिर बाद में इस ऑर्गन की तरफ भी आएंगे। क्लियर है? ओके। सो बोन टिश्यू दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, बोन मैट्रिक्स और बोन सेल से। सो सबसे पहले बोन मैट्रिक्स को देखते हैं। बोन मैट्रिक्स याद रखिए जो कि 98% मास है बोन का। बोन मैट्रिक्स दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक 2/3 इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है बोन मैट्रिक्स के अंदर, यानी तकरीबन 70 to 75% आपको इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मिलेगा, जबकि 1/3 जो है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट, यानी कि आपको 25 से 30% आपको ऑर्गेनिक कंपोनेंट मिलेगा बोन के मैट्रिक्स के अंदर। सो इनऑर्गेनिक मटेरियल या कंपोनेंट कौन सा होता है? उसे हम हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स कहते हैं। हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स यानी ये कुछ क्रिस्टल्स होते हैं मिनरल्स के। कौन से मिनरल्स के? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सल्फेट। ये डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स हैं ना, ये क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होते हैं बोन मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर हो गया? और उन क्रिस्टल्स को हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स कहा जाता है। अच्छा, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये अपने आप इनके अंदर मजबूती नहीं होती, यानी इन क्रिस्टल्स को अगर हम बोन से आइसोलेट करें और ऐसे क्रश करने की कोशिश करें तो ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि हमारी जो हड्डी है, बोन है, वो बहुत स्ट्रांग होती है, इवन कंक्रीट की तरह वो स्ट्रांग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें सपोर्ट मिलती है, हम मूवमेंट कर सकते हैं और वजन बेयर कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस होते हैं, आगे हम थोड़ी देर में देखेंगे। सो हाइड्रोक्सीपेटाइट जो क्रिस्टल्स हैं, जो मिनरल्स डिफरेंट टाइप के मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं, ये अपने आप इनके अंदर इतनी मजबूती नहीं होती, लेकिन इनको मजबूती देने के लिए क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोन मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या होता है? कोलेजन प्रोटीन होती है, स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जो स्ट्रेंथन करती है डिफरेंट मिनरल्स को। यानी आप समझ लें कि कोई जेली से आप बना रहे हैं, जेली के अंदर डिफरेंट मिनरल्स मौजूद है और उसके अंदर आपने धागे से डाल दिया कोलेजन प्रोटीन और अब वो जेली स्ट्रांग हो चुकी है, सीमेंट हो चुकी है, ठीक है। सो इस तरीके से हड्डी बन रही होती है। यानी अगर जस्ट कोलेजन प्रोटीन है तो वो हड्डी फ्लेक्सिबल सी हो जाएगी, बैंड हो रही होगी, और अगर ये वाले क्रिस्टल्स मिनरल्स वगैरह हैं तो वो हड्डी पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्रश हो जाएगी, टूट जाएगी। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हड्डी को स्ट्रांग बनाता है। और अगर हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल में आप देखें तो कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हड्डियों की ग्रोथ के लिए। सो कैल्शियम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर बोन ग्रोथ एंड फॉर बोन हेल्थ, ठीक है, ये आपने याद रखना है, कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। सो मैं थोड़ा सा समराइज़ कर लेता हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा है, फिर आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि बोन एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन सेल्स और बोन मैट्रिक्स से मिलकर बना होता है। और बोन मैट्रिक्स में दो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स आपको देखने को मिलेंगे, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं जो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फ्लोराइड और सल्फेट के क्रिस्टल्स बनते हैं। और इनको मजबूती देने के लिए प्रोटीन जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो रिक्वायर होती है, जिसे कोलेजन कहा जाता है। सो ये दोनों आपस में इस तरीके से अरेंज होते हैं और एक बोन की स्ट्रक्चर बनाते हैं जो बहुत हार्ड होती है
और उसे बोन मैट्रिक्स कहा जाता है, राइट। अब बोन मैट्रिक्स को बनाने के लिए सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें बोन सेल्स कहा जाता है। उनकी तरफ चलते हैं। सो बोन सेल्स 4 टाइप के होते हैं। मोस्ट बुक्स के अंदर आपको 3 टाइप के सेल्स मिलेंगे, बट यहाँ पर मैंने 4 टाइप के सेल को भी मेंशन किया है, आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगी। सो बोन सेल्स में सबसे पहले हम ऑस्टियोब्लास्ट कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स को पढ़ते हैं, जिनका काम क्या होता है, न्यू बोन बनाना। अब ये सेल्स न्यू बोन कैसे बनाते हैं, यानी ये सेल्स प्रोटीन बना रहे होते हैं, जैसे कि कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। ये कोलेजन प्रोटीन क्या करेगी, बोन मैट्रिक्स बनाती जाएगी। इसके अलावा ये सेल्स क्या करेंगे, मिनरल्स रिलीज़ करेंगे और मिनरल कोलेजन प्रोटीन के आर पार जमा होती जाएगी और कोलेजन प्रोटीन से मैट्रिक्स बनता जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से न्यू बोन बन रही है। सो ऑस्टियोब्लास्ट ऐसे सेल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, न्यू बोन बनाना। फिर ये ऑस्टियोब्लास्ट के इर्द गिर्द जब बहुत सारा मैट्रिक्स जमा हो जाता है तो ये मेच्योर हो जाते हैं और वहाँ उस मैट्रिक्स के अंदर फंस जाते हैं और इन सेल्स को अब ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है, यानी मेच्योर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ऑस्टियोसाइट्स में जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं, अब इनका फंक्शन क्या होता है कि मिनरल कंसंट्रेशन को देखना, यानी कैल्शियम बहुत कम तो नहीं होगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, इसको एनालाइज करते रहना। अगर कम है तो दूसरे सेल्स को सिग्नल देना कि यहाँ पर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर कोई इंजरी हुई है तो उसका सिग्नल सेंड करना। तो ये सारे फंक्शन ऑस्टियोसाइट सेल्स के होते हैं, ठीक है। सो मेंटेनिंग मिनरल कंसंट्रेशन, सेंस एंड कन्वे मैसेज टू अदर सेल्स अबाउट बोन हेल्थ एंड इंजरी, राइट। ओके, अब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं और ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, इनके अंदर माइटोटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने की एहलियत नहीं होती, यानी ये माइटोसिस नहीं कर सकते। सो इसके लिए ज़रूरी है कि न्यू ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स किसी और ओरिजिन से बन रहे हों, यानी ये अपने आप मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो एक थर्ड टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें ऑस्टियोजेनिक सेल्स कहा जाता है, जो बेसिकली स्टेम सेल्स होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, न्यू ऑस्टियोब्लास्ट बनाना, यानी नए ऐसे सेल्स बनाना जो कि बोन बनाने की सलाहियत रखते हो, राइट। सो ऑस्टियोजेनिक सेल्स क्या करते हैं, स्पेशल टाइप के स्टेम सेल्स हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट को बनाते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट फिर इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ऑस्टियोसाइट्स। सो 3 टाइप के सेल्स हमने स्टडी कर लिए। 4th टाइप के सेल्स बोन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, वो होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट याद रखिए ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये बोन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर द सेल विच आर एबल टू रीअब्जॉर्ब बोन और डिसॉल्व बोन, ठीक है। अच्छा, इन सेल का फंक्शन, ये बोन को तोड़ते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे ब्लड को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ठीक है, और ब्लड के अंदर कैल्शियम अगर कम हो चुकी है तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को सिग्नल जाता है। ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, उस बोन से कैल्शियम को तोड़कर ब्लड के अंदर भेजते हैं। सो इस तरीके से बोन की तोड़ फोड़ होती है। सेकंड फंक्शन इनका ये होता है कि जब हमें कोई इंजरी हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, दोबारा से हड्डी बनती है, तो उसके हड्डी के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा बोन भी बन जाती है। सो उस एक्स्ट्रा बोन को ट्रिम करके दोबारा हड्डी की शेप को नॉर्मल शेप पे लेके आना ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन होता है। सो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, बोन की शेप को मेंटेन करते हैं और अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो चुकी है तो ब्लड में से, बोन में से कैल्शियम निकाल के ब्लड में सेंड करते हैं। सो ये इनका फंक्शन होता है। और ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स हैं ये ऑस्टियोजेनिक सेल से नहीं बनते, ये बनते हैं मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस से, जो स्पेशल टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, राइट। सो वाइट ब्लड सेल से ये सेल्स ओरिजिनेट करते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की कंसंट्रेशंस मेंटेन रहे या बैलेंस मेंटेन रहे। क्यों, अगर ऑस्टियोब्लास्ट ज़्यादा बोन बना रहे होंगे और ऑस्टियोक्लास्ट बोन को तोड़ नहीं रहे होंगे तो बोन बहुत ज़्यादा बन जाएगी, और अगर ऑस्टियोब्लास्ट कम बोन बना रहे हैं और ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा बोन को तोड़ रहे हैं, कैल्शियम को ज़्यादा तोड़ रहे हैं, तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। सो बैलेंस मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसी डिजीज़ आ जाती हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं ज़्यादा बोन को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और बोन खोखली होना शुरू हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस उस कंडीशन को कहा जाता है। क्लियर हो गया? ओके, अब हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ पर एक मैंने बोन ड्रा कर रखी है। सो इस बोन के डिफरेंट एरियाज़ को लेबल मैंने किया हुआ है, उन्हें बारी बारी स्टडी करते हैं। सो ये एक लॉन्ग बोन है, ठीक है। जब हम लॉन्ग बोन को देखते हैं तो बोन जो है वो 2 टाइप की होती है। आपने ये सिंपली सबसे पहले ये याद रखना है, बोन की 2 टाइप्स होती हैं, एक स्पॉन्जी बोन होती है और एक कम्पैक्ट बोन होती है। यानी अगर कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन सेम होती है, यही कंपोनेंट्स बोन को बना रहे होते हैं। लेकिन अगर उनकी अरेंजमेंट की बात की जाए तो बोन की 2 टाइप्स होती हैं, एक स्पॉन्जी बोन जिसके अंदर पोर्स वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है, जो थोड़ी हालो टाइप की बोन होती है, और एक कम्पैक्ट बोन जो बहुत हार्ड होती है और जुड़ी हुई होती है, ठीक है। कौन कौन से एरिया में आपको कम्पैक्ट बोन देखने को मिलेगी, स्पॉन्जी बोन कौन से एरिया में देखने को मिलेगी, ये इस डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये एक लॉन्ग बोन की डायग्राम है, ठीक है। इसका ये वाला जो पोर्शन है, यानी लॉन्ग बोन के जो एंड पोर्शंस है ना, उन्हें एपीफाइसिस कहा जाता है। यानी ये वाला रीजन भी एपीफाइसिस आ गया, ये वाला रीजन भी एपीफाइसिस आ गया। क्लियर हो गया?
सो एपीफाइसिस रीजन के अंदर आपको जो बोन देखने को मिलेगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पॉन्जी बोन होती है, यानी वो खोखली सी होती है, ठीक है। और उसके अंदर जो कैविटीज़ होती हैं, पोर्स होते हैं, और उन कैविटीज़ के अंदर रेड बोन मैरो मौजूद होता है। सो एपीफाइसिस जो रीजन है उसके अंदर जो बोन होती है वो कौन सी होती है? स्पॉन्जी बोन होती है, जैसे कैंसलस बोन भी कहा जाता है। और उस स्पॉन्जी बोन के अंदर पोर्स होते हैं, यानी हालो कैविटीज़ होती हैं, उसके अंदर मैरो प्रेजेंट होता है, जैसे रेड बोन मैरो कहा जाता है। और इस रेड बोन मैरो का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है? कि ये ब्लड सेल्स बनाता है। रेड बोन मैरो से आपको रेड ब्लड सेल्स बनते हुए मिलेंगे, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, ये सारे टाइप के सेल्स जो हैं रेड बोन मैरो से बनते हैं। क्लियर हो गया? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये पोर्स जो होते हैं रेड स्पॉन्जी बोन के अंदर, ये रेड बोन मैरो बनाते हैं, और रेड बोन मैरो से फिर आपको रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनते हुए मिलते हैं। क्लियर हो गया? सो स्पॉन्जी बोन को हमने स्टडी कर लिया। ओके, ये जो हेड है इसके ऊपर एक कार्टिलेज भी मौजूद होती है, जैसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहा जाता है, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल से स्टडी करेंगे। कार्टिलेज की प्रेजेंस की वजह से ये बोन ईजिली मूव कर सकती हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब हम ज़रा नीचे आते हैं। तो ये जो आपको डंडा सा नज़र आ रहा है हड्डी का, ये डंडा अंदर से खोखला होता है, यानी कंप्लीटली अंदर से हालो होता है, और साइडें इसकी बड़ी मजबूत होती हैं। साइडें मजबूत होने की वजह ये होती है कि साइडें कंपैक्ट बोन से मिलकर बनी होती है, यानी हार्ड टाइप की बोन से मिलकर बनी होती हैं, जैसे कॉर्टिकल बोन भी कहा जाता है, ठीक है। और अंदर जो हालो एरिया होता है उसके अंदर बी मैरो मौजूद होता है, और उसे येलो बोन मैरो कहा जाता है। यानी ये जो लंबी कॉम्पैक्ट बोन बन रही है लॉन्ग बोन के अंदर, इसके अंदर जो हालो एरिया है, इस हालो एरिया को मेड्यूलरी कैविटी भी कहा जाता है, और मेड्यूलरी कैविटी के अंदर बोन मैरो मौजूद होता है, जिसे येलो बोन मैरो कहा जाता है। और येलो बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है कि ये फैट को स्टोर करता है, और साथ में अगर इमरजेंसी में ब्लड सेल्स बहुत बॉडी में कम हो जाएँ तो ये ब्लड सेल्स को भी प्रोड्यूस कर सकता है। बट मोस्टली इसका फंक्शन यही होता है कि इसके अंदर फैट की स्टोरेज होती है। और जब कुर्बानी में हम जानवरों की हड्डियाँ तोड़ते हैं, उसके अंदर गोदा निकलता है, वो पका के खाते भी हैं। सो आपने देखा होगा वो क्या होता है? येलो बोन मैरो होता है, राइट? ओके, सो यहाँ पर ये जो डंडी वाला पोर्शन है इसे कहा जाता है डायफेसिस, यानी हड्डी के ये जो एंड पोर्शंस हैं, टिप्स हैं, इन्हें एपीफाइसिस कहा जाता है। और ये जो सेंट्रल रीजन है इसे डायफेसिस कहा जाता है। सेंट्रल रीजन अंदर से खोखला होता है, उस खोखली कैविटी को मेड्यूलरी कैविटी कहा जाता है। उस कैविटी के अंदर बोन मैरो मौजूद होता है, उसे येलो बोन मैरो कहा जाता है। और ये जो साइडें होती हैं ये एक सख्त बोन से मिलकर बनी होती हैं, जैसे कॉम्पैक्ट या कॉर्टिकल बोन कहा जाता है। और इस पूरी बोन के ऊपर एक पतला सा और बोन का छिलका मौजूद होता है, जिसे पेरीओस्टियम कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। पूरी बोन के ऊपर, सिर्फ ये कार्टिलेज रीजन को छोड़ के बाकी पूरी बोन के ऊपर हड्डी का एक पतला सा छिलका मौजूद होता है, जिसे पेरीओस्टियम कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बोन की, आप समझ लें, क्योंकि जो लेगामेंट्स होते हैं और टेंडेंस होते हैं ना, बोन के साथ इसी रीजन के साथ अटैच होते हैं, पेरीओस्टियम के साथ ही जाकर अटैच होते हैं, ठीक है। सो लेगामेंट्स एंड टेंडेंस जो मसल्स मूवमेंट और बोन की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उनकी अटैचमेंट कहाँ पर होती है? पेरीओस्टियम के ऊपर होती है, ठीक है। और पेरीओस्टियम के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह भी इंटर हो रही होती हैं, और बोन के अंदर भी इंटर होती हैं, वो हम डिटेल स्ट्रक्चर में देखेंगे। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। हाँ, ये रीजन है एक मैंने आपको नहीं बताया, एंडोस्टियम, ठीक है। एंडोस्टियम याद रखिए, ये जो मेड्यूलरी कैविटी है इसकी जो लाइनिंग वाले सेल्स हैं ना, उन्हें एंडोस्टियम कहा जाता है। लाइनिंग वाली जो लेयर है उसे एंडोस्टियम कहा जाता है, जो कि बोन सेल्स पर मुश्तमिल होती है। यानी एंडोस्टियम एक ऐसी लेयर है जो मेड्यूलरी कैविटी की इनर मोस्ट लाइनिंग वाली लेयर है, और उसमें आपको बोन सेल्स मिलेंगे, स्पेशली जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, जो बोन को बना रहे होते हैं, वहाँ पर ये सेल्स मौजूद होते हैं, और ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो अभी हमने देख लिया है ऑलरेडी। ओके, अब हम ज़रा कम्पैक्ट बोन को की स्ट्रक्चर को डिटेल से देखते हैं, फिर हमें समझ आएगा कि कम्पैक्ट बोन कैसे, ये जो डिफरेंट हमने कंपोजिशन देखी थी, कैसे इस कंपोजिशन से ये कम्पैक्ट बोन मिलकर बनी होती है। सो यहाँ पर ये वाला रीजन हम जूम इन कर लेते हैं। सो इस रीजन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कम्पैक्ट बोन मौजूद है। सो यहाँ पर सबसे पहले आउटर मोस्ट जो लेयर है, एक्सक्यूज़ मी, उसे पेरीओस्टियम कहा जाता है, ग्रीन कलर में मैंने ड्रा कर रखी है। ये लेयर फर्दर 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है, ठीक है।
यानी ये पेरियोस्टियम फर्दर 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे फाइब्रस लेयर कहा जाता है और अंदर वाली जो लेयर है उसे सेलुलर लेयर कहा जाता है। यानी यहाँ पर सेल्स मौजूद होंगे, इस वजह से इसे सेलुलर लेयर कहा जाता है। ये सेल्स क्या करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन सिक्रीट करके बाहर अपने जमा करते रहते हैं, जिसे फाइब्रस लेयर कहा जाता है। सो इस तरीके से ये दोनों लेयर्स मिलकर पेरियोस्टियम बनाती हैं। इस पेरियोस्टियम के अंदर ब्लड सेल्स और नर्व्स और वेसल्स, लिम्फ वेसल, ये सारी चीज़ें इंटर हो रही होती हैं और इसी लेयर के साथ लिगामेंट्स और टेंडन्स भी अटैच होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम जब थोड़ा सा अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ लाइंस, लेयर्स सी नज़र आती हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स की लेयर्स होती हैं और ये सीधी सीधी जो लेयर्स हैं ना, इन्हें सर्कमफ्रेंशियल लैमेला कहा जाता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल लैमेला। फिर जब हम और अंदर आते हैं तो ये लेयर्स राउंड हो जाती हैं। ठीक है, सो राउंड होकर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, यानी बहुत सारी लेयर्स राउंड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे ऑस्टियोन कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स इस तरीके से राउंड होकर स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे ऑस्टियोन कहा जाता है। सो यहाँ पर अगर मैं ड्रा करने की कोशिश करूँ, इस तरीके से बहुत सारी लेयर्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जैसे ऑस्टियोन कहा जाता है। सो ऑस्टियोन को जब हम देखते हैं तो ऑस्टियोन का सेंटर वाला जो रीजन होता है वो हॉलो होता है और उसे सेंट्रल कैनाल कहा जाता है और वहाँ पर ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स और लिम्फ वेसल्स इंटर हो रही होती हैं बोन के अंदर। ठीक है, सो हर ऑस्टियोन का जो सेंट्रल रीजन है, जैसे सेंट्रल कैनाल कहा जाता है, उसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फ वेसल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया। सो ये पूरी बोन जो है ये इस तरीके से ऑस्टियोन से मिलकर बनी होती है और ये वाला जो रीजन आ गया ये एंडोस्टियम आ गया, जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया, यहाँ पर ज़्यादा आपको बोन सेल्स देखने को मिलेंगे। ओके, ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं राउंड सी, इस एक राउंड जो लेयर है इसे कॉन्सेंट्रिक लैमेला कहा जाता है। यानी ऑस्टियोन के अंदर ये जो लेयर है राउंड सी, इसे कॉन्सेंट्रिक लैमेला कहा जाता है और अगर ये लेयर पेरियोस्टियम के पास मौजूद हो और सीधी सी लेयर हो तो फिर इसे सर्कमफ्रेंशियल लैमेला कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब हम एक ऑस्टियोन को जूम इन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमें जो स्ट्रक्चर नज़र आई है वो सारी की सारी बोन मैट्रिक्स है। सो इस मज़ीद जूम इन कर लेते हैं और देखते हैं कि बोन सेल्स कहाँ पर मौजूद होते हैं और कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो ये एक ऑस्टियोन है, एक यानी यूनिट है कॉम्पैक्ट बोन को बनाने वाला। इसे मज़ीद जूम इन करते हैं तो इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर नज़र आती है। सबसे पहले सेंटर को देख लेते हैं। सेंटर के अंदर आपको ब्लड वेसल्स नज़र आएंगी, लिम्फ वेसल नज़र आएंगी और नर्व वेसल नज़र आएगी, या नर्व नज़र आएगी, वेसल नहीं, नर्व नज़र आएगी। राइट, सो सेंटर से बाहर जाते हैं तो आपको कॉन्सेंट्रिक लैमेला नज़र आएगी, यानी ये लेयर्स नज़र आएंगी और ये लेयर्स किस चीज़ से मिलकर बनी हुई हैं, बोन मैट्रिक्स से मिलकर बनी हुई हैं। राइट, सो जब हम इस साइड पे आते हैं एंडोस्टियम वाली साइड पे, तो एंडोस्टियम वाली साइड पे मैंने आपको कहा था कि बोन सेल्स मौजूद होते हैं। कौन से ऑस्टियोजेनिक सेल्स होंगे जो कि ऑस्टियोब्लास्ट को बना रहे होंगे और ऑस्टियोब्लास्ट होंगे जो कि न्यू बोन्स को बना रहे होंगे। ठीक है, न्यू बोन को बना रहे होंगे। सो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोजेनिक सेल्स आपको साइडों में ज़्यादा नज़र आएंगे, स्पेशली एंडोस्टियम वाले रीजन में। क्लियर हो गया। फिर आप देखें तो इस ऑस्टियोन के अंदर कुछ और सेल्स भी फंसे हुए आपको मिलेंगे, यानी कुछ रीजन्स ऐसे होंगे जिन्हें लेक्यूना कहा जाता है, स्पेसेस होती हैं, वहाँ पर सेल मौजूद होता है और वो सेल ऑस्टियोसाइट होता है। सो ऑस्टियोसाइट सेल बेसिकली क्या है, ऑस्टियोन के सेंटर में कॉन्सेंट्रिक लैमेला की लेयर्स में मौजूद होता है। ठीक है, और इस सेल का फंक्शन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि मिनरल कंसंट्रेशन को बैलेंस में रखना और बोन की हेल्थ को चेक करते रहना और सिग्नल सेंड करना। अच्छा, ये एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल कैसे सेंड करता है, ये एक सेल दूसरे सेल के साथ अटैच होता है बाय साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। ठीक है, यानी एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साथ अटैच होता है और ये जो अटैचमेंट है इसे कैनालिकुलाई कहा जाता है। यानी ये जो अटैचमेंट वाली मेम्ब्रेन है या साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है या सिस्टम है, इसे कैनालिकुलाई कहा जाता है। ठीक है, ओके, और इसके अलावा ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स भी मौजूद होते हैं जो बोन को तोड़ने का काम करते हैं। क्लियर हो गया। सो होपफुली डिटेल में ये आपको स्ट्रक्चर समझ आ गई। अब हम स्पॉन्जी बोन को भी ज़रा सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। मैंने आपको बताया स्पॉन्जी बोन के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास स्पॉन्जी बोन आ गई। ठीक है, ये एक स्पॉन्जी बोन है, इसे मैं ब्लैक कलर में ड्रा करता जा रहा हूँ। ये स्पॉन्जी बोन है और ये जो वाइट कलर में आपको एरिया नज़र आ रहा है ये क्या है, ये आप समझ लें स्पॉन्जी बोन की स्पेसेस हैं या पोर्स हैं जहाँ पर रेड बोन मेरो मौजूद होता है जिससे ब्लड सेल्स बनते हैं। और ये जो ट्यूब से आपको नज़र आ रही है स्पॉन्जी बोन ट्यूब टाइप की होती है। सो इसे ट्रेबिकुला कहा जाता है। ठीक है, और ट्रेबिकुलाई को जब हम काट के गौर से देखते हैं तो ये भी ऑस्टियोन की तरह इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक लैमेला की तरह बनी होती है और इसके अंदर ब्लड वेसल, नर्व और लिम्फ वेसल इंटर हो रही होती हैं। सो ये स्पॉन्जी बोन की एग्जांपल आ गई।
ओके, होपफुली आपको स्ट्रक्चर और कंपोजिशन डिटेल से समझ आ चुकी है। अब सिंपली हम बोन के फंक्शन की तरफ चलते हैं। बोन का फंक्शन सिंपल क्या है, सपोर्ट देना, आपकी बॉडी को सपोर्ट देना। आपकी बॉडी के अंदर ढांचा जो स्केलेटन है वो क्या कर रहा है, आपकी बॉडी को सपोर्ट दे रहा है और बोन की मदद से आप मूव भी कर रहे हैं, ठीक है। एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट है और मसल की हेल्प और टेंडन और लिगामेंट इन सब की हेल्प से बोन की मूवमेंट हो रही है, राइट। और बोन के अंदर आपको फैट स्टोरेज भी देखने को मिलेगी जो ज़रूरत के बाद काम आ सकती है। और बोन आपके वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्शन दे रही होती हैं। हार्ट को आप देख लें, लंग्स को देख लें, रिब के अंदर मौजूद हैं, सो बोन के अंदर मौजूद हैं वाइटल ऑर्गन। ब्रेन को आप देख लें, स्कल के अंदर मौजूद है, तो प्रोटेक्शन मिल रही है आपके वाइटल ऑर्गन्स को बोन की मदद से। और इसके अलावा बोन क्या करती हैं, बोन के अंदर जो रेड बोन मेरो है वहाँ पर बोन सेल्स ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इसके अलावा बोन्स आपकी बॉडी के अंदर मिनरल कंसनट्रेशन, स्पेशली कैल्शियम की कंसनट्रेशन को भी बैलेंस में रखती हैं। जैसे कि अगर आपकी ब्लड के अंदर कैल्शियम ड्रॉप हो चुका है तो बोन से कैल्शियम टूट के ब्लड में जाता है, इस तरीके से ब्लड की कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है। सो होपफुली आपको लेक्चर काफ़ी समझ में आया होगा। डिटेल लेक्चर था और मैंने कोशिश की कि आपको जल्दी से जल्दी पढ़ाऊँ, क्योंकि स्टूडेंट को अर्ज होती है कि जल्दी से जल्दी लेक्चर क्लियर हो जाए। इतना ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं होता लेंथी लेक्चर लेने का। तो डिटेल में मैंने आपको ये लेक्चर समझा दिया। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।